एमकेआर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान से पाठ 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पाठ 1 में हमने पदार्थ को समझ लिया था। पाठ 1 या फिर जो भी हमारा विज्ञान है उसके अन्य पाठ अगर देखने हैं तो उन सभी के लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन सभी को देख लेना और सिलेबस जल्दी से अपना कंप्लीट कर लेना। जो भी हमारे पदार्थ होते हैं क्या वो शुद्ध होते हैं या वो मिश्रण होते हैं, यही चीजें हमें इस पाठ में समझने वाले हैं। तो अगले पेज से समझ लेते हैं भाई शुद्ध असल में विज्ञान के अनुसार होता क्या है। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब जो ये शब्द है हमारा यहां पर शुद्ध, इस शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है विज्ञान के अनुसार, इसको समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा यहां पर हमें दी गई है। 2 बिंदु दिए गए हैं, एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले वाले बिंदु में हमें कहता है शुद्ध पदार्थ का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो। ऐसा पदार्थ जिसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है, कुछ भी मिलाया नहीं गया है, तो उसको हम शुद्ध कहते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं जैसा दूसरे बिंदु में हमें दिया गया है, जो कि एक प्रकार के कणों से बना होता है, वो भी हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। जो एक ही प्रकार के कण उसमें होते हैं, कोई भी अन्य प्रकार का कण उसमें ना हो, तो हमारा वो शुद्ध पदार्थ होता है। उदाहरण देकर बता देता हूं। जैसे यहां पर हमारे पास 24 कैरेट सोना है। भाई 24 कैरेट सोना जो होता है उसमें सारे कण जो होते हैं वो सोने के ही होते हैं, कोई भी अन्य पदार्थ का कण उसमें नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक शुद्ध पदार्थ है। इसके अलावा आप कई सारी चीजें अपने चारों तरफ देखते हो, जैसे शुद्ध पानी होता है। बोतल जो होती है पीने वाली पानी हम खरीदते हैं मार्केट से, उस पे लिखा होता है भाई शुद्ध पानी। क्या वो पानी शुद्ध होता है? इसी तरह से शुद्ध हवा होती है, शुद्ध दूध होता है। ये सारी चीजें क्या असल में शुद्ध होती हैं? समझते हैं। देखो शुद्ध जो पानी है उस पानी के अंदर भाई कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, कई सारी चीजें, कई सारे अन्य पदार्थों के कण उसमें होते हैं। तो विज्ञान की जो भी हमारी ये परिभाषा बनी है उसके अनुसार जो पानी है वो शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई अन्य तरह के कण भी आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूध होता है, भाई दूध में प्रोटीन होता है, वसा होता है, लैक्टोज होता है, कई अन्य प्रकार के खनिज भी इसमें होते हैं। तो जो दूध हम पीते हैं वो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। विज्ञान के अनुसार जो दूध है वो शुद्ध नहीं, वो मिश्रण होता है। कई सारी चीजें उसमें मिश्रण होता है, कई अन्य कण होते हैं उसमें। इसी तरह से जो हवा हमारे चारों तरफ होती है वो भी शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि भाई उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसेज होती है। इसके अलावा जल वाष्प यानी कि भाप भी उसमें होती है। तो हवा भी यहां पर शुद्ध नहीं है, दूध भी यहां पर शुद्ध नहीं है, पानी भी यहां पर शुद्ध नहीं है। तो हमारी जो भी चीजें हैं ये इनको क्या कहा जाएगा? इनको हम कहेंगे मिश्रण। ये कई सारे अन्य अन्य कणों का मिश्रण है। अब मिश्रण क्या होता है इस चीज को समझने के लिए चलना होगा हमें अगले पेज पर। शुद्ध के बाद अब हमें समझना है कि भाई मिश्रण क्या होता है। मिश्रण के बारे में दिया है, मिश्रण दो या दो अधिक तत्वों से बना होता है, बिना रासायनिक रूप से संयुक्त हुए। जो रासायनिक अभिक्रिया है ना वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम बिना रासायनिक अभिक्रिया के किन्हीं भी दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देते हैं तो उसको मिश्रण कहा जाता है। इसका उदाहरण यहां पर हमें बहुत अच्छा दिया गया है। जैसे वायु, हमारे आसपास जो हवा होती है, वायु होती है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, कई सारी गैसेज होती हैं, कई अन्य गैसेज होती हैं। तो जो वायु है ये हमारी एक मिश्रण हो जाती है। बहुत आसान सी परिभाषा है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी यहां पर दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिश्रण हमारा बनता है वो बिना रासायनिक होना चाहिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बिना होता है ये। ठीक है, बहुत आसान सी परिभाषा हो गई, उदाहरण भी मैंने दे दिया है। अब आगे आ जाते हैं। यहां पर हमें मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। भाई जो मिश्रण है उसके कुल दो प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है हमारा समांगी मिश्रण। ठीक है, पहला हमारा समांगी मिश्रण, और जो भी दूसरा है वो होता है हमारा यहां पर विषमांगी मिश्रण है। दोनों को एक एक करके समझेंगे। इस वाले पेज पर समझते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। उसके यहां पर हमें दिया गया है वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ध्यान से समझना, दो चीजें यहां पर आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले जो भी हमारे पदार्थ होते हैं समांगी मिश्रण में वे परस्पर
पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी कि पूरी तरह से एक दूसरे में वो घुले होते हैं, एक दूसरे में वो मिले होते हैं। उदाहरण दूंगा तो आसानी से समझ पाओगे, लेकिन उससे पहले दूसरा बिंदु समझो। यहां पर दिया गया है एक दूसरे से वे अविभेद्य होते हैं, यानी कि वो अलग अलग हमें नहीं दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह से मिश्रण बन जाता है कि अगर उसमें कोई दो पदार्थ हैं तो दोनों को हम अलग अलग से नहीं देख पाते हैं। ऐसे मिश्रण जो भी होते हैं उनको समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। देखो, उदाहरण के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक ग्लास ले लिया, इसमें हमने पानी डाला और इसमें हमने चीनी जो है ना वो डाल दी, चम्मच से इसको हमने पूरी तरह से मिला दिया। अब पानी और जो चीनी है, क्या हम उसको अलग अलग देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते। चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाती है, ठीक है, वो अविभेद्य हो जाते हैं, घुलने के बाद वो अलग अलग दिखाई हमें नहीं देते हैं। तो जो इस तरह का मिश्रण होगा हमारा जल में शर्करा या फिर चीनी का, इस मिश्रण को कहा जाएगा समांगी मिश्रण। इसी तरह से और अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे पानी में नमक डालकर हम मिला देते हैं तो भाई वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। नींबू पानी जो हम पीते हैं गर्मियों में, नींबू डाल दो, चीनी डाल दो और नमक डाल के जो नींबू पानी बनाया जाता है वो भी हमारा क्या होता है, एक समांगी मिश्रण ही होता है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है यहां पर मैंने समझा दिया, उदाहरण भी दे दिए। अब अगले वाले पेज पर हम समझने के लिए चलते हैं विषमांगी मिश्रण को। पीछे वाले पेज पर हमने समांगी मिश्रण के उदाहरण सहित समझ लिया था। इस वाले पेज पर बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण के बारे में दिया है वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह पर फैले रहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। भाई पदार्थ जो है ना, दो पदार्थ मिक्स हो जाएंगे, मिश्रण बना लेंगे और उस मिश्रण में जो भी दो पदार्थ हैं वे पृथक रहते हैं, यानी कि अलग अलग हम उनको देख सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है विषमांगी मिश्रण के लिए। और यहां पर जो भी हमारा पदार्थ होता है ना, वो छोटे छोटे जो भी उसके कण होते हैं छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देंगे, बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं, या फिर जो भी हमारे छोटे छोटे कण हैं उनके रूप में वो हमें अलग से दिखाई दे सकते हैं। पृथक रहने का मतलब होगा कि जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, मिश्रण होने के बावजूद हम उन दोनों पदार्थ को अलग अलग देख सकते हैं। उदाहरण दूंगा तो बहुत आसानी से आप इसको समझ पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हमने भाई इसमें क्या लिया, पानी लिया और इसमें मिट्टी हमने डाल दी, उसको पूरी तरह से हमने मिला दिया। अब आप यहां पर देखो, आपको मिट्टी अलग से दिखाई दे जाएगी, पानी अलग से दिखाई दे जाएगा, यानी कि इसमें जो भी हमारे दो पदार्थ मिट्टी और पानी थे वे दोनों पृथक हैं, वे दोनों अलग अलग हैं, वो हमें अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। लेकिन मिट्टी इसमें पूरी तरह से फैली हुई रहती है, हर जगह पर मिट्टी के कण आपको इसमें दिख जाएंगे, कहीं पर ज्यादा होंगे कहीं पर कम होंगे, ऊपर की तरफ भी ज्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह का जो हमारा मिश्रण होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण दे लेते हैं इसका। यहां पर उदाहरण में है बालू और पानी का मिश्रण। बालू यानी कि रेत मिट्टी, ठीक है, बालू और पानी का जो मिश्रण होता है जो इसके अंदर हमने बनाया है, ये क्या है, हमारा एक विषमांगी मिश्रण हो जाता है। इसी तरह से चाक या पानी का मिश्रण, चाक जो बोर्ड पर लिखते हैं ना, वो वाला जो चाक होता है उसका पाउडर बना के उसको पीस कर पानी में डाल दोगे तो इस तरह का ही मिश्रण हमारा तैयार होगा, उसको कहा जाएगा विषमांगी मिश्रण। जो भी चाक अगर हम पानी में डालेंगे तो चाक के कण भी हमें दिखाई देंगे और पानी के कण भी हमें दिखाई देंगे। पाठ में अभी तक हमने शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद मिश्रण क्या होते हैं, दोनों चीजों को समझ लिया है। अब पाठ का जो हमारा अगला विषय है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ में हमारा अगला विषय आ जाता है भाई विलयन। क्या होता है विलयन, इसकी परिभाषा में हमें दिया है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसको विलयन कहा जाता है। उदाहरण से समझो, जैसे नींबू जल होता है, भाई नींबू में क्या होता है, नींबू जल में क्या होता है, चीनी और नमक डाल के उसको पानी में घोल दिया जाता है तो वो नींबू जल तैयार हो जाता है हमारा। ये नींबू जल क्या हो जाएगा, हमारा एक विलयन हो जाएगा। इसी तरह से जो सोडा जल होता है जिसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सोडा जल में, सोडा जल क्या होता है, पानी और जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका समांगी मिश्रण होता है, तो इस सोडा जल को भी हम विलयन कह सकते हैं। इसके बाद हमें यहां पर महत्वपूर्ण जो चीज समझनी है ना विलयन में, वो यहां पर दी गई है। विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। विलयन के जो घटक होते हैं ना, वो दो घटक होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, पहला यहां पर घटक होता है हमारा विलय और दूसरा घटक होता है यहां पर हमारा
विलायक। विलय और विलायक क्या होंगे, उदाहरण से समझेंगे इसकी परिभाषा के बाद। विलय के बारे में दिया गया है घुलनशील पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो घुलता है उसको हम विलय कहते हैं। और विलायक के बारे में यहां पर दिया है पदार्थ जिसमें घुलता है, जिसमें पदार्थ को घोला जाता है उसको हम विलायक कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए यहां पर हमारे पास एक विलयन तैयार किया है हमने, जिसमें चीनी और पानी को मिला दिया गया है, समांगी मिश्रण बना दिया गया है, तो चीनी पानी का ये विलयन तैयार हो गया। अब चीनी क्या होगी, क्या वो विलय होगी या फिर वो विलायक होगी। इसी तरह से जो पानी है वो उसको हम विलय कहेंगे या विलायक कहेंगे। अब यहां पर देखो घुलनशील पदार्थ, इन दोनों में घुलनशील पदार्थ कौन सा है भाई, चीनी घुलनशील पदार्थ है ना, चीनी को घोला गया है ना, तो जो चीनी है ना वो हो जाएगी हमारी यहां पर विलय। तो यहां पर लिख देंगे विलय। इन दोनों में हमारे इस वाला जो भी विलयन तैयार हुआ है इसमें विलय हमारी घुलनशील पदार्थ चीनी है, तो चीनी को हम कहेंगे विलय हो गई हमारी। इसके बाद विलायक क्या होगा, जिसमें घोला गया है, चीनी को किसमें घोला गया है, पानी में घोला गया है, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा भाई, पानी हमारा यहां पर हो जाएगा विलायक। बहुत आसान चीज आपने समझनी है, जिस भी पदार्थ को घोला जाता है, चीनी को घोला गया है तो चीनी विलय हो जाएगी। और विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है, पानी में घोला गया है तो उसको कहा जाएगा विलायक। एक उदाहरण तो हमने यहां पर लिया है, लेकिन हमें कई सारे उदाहरण लेने होंगे। परीक्षाओं में आता है कि भाई विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, उदाहरण सहित हमें समझाना होगा। तो और भी अन्य उदाहरण ले लेते हैं। विलयन में जो भी हमारे इसके घटक विलय और विलायक होते हैं, इनके उदाहरणों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। विलियन में यहां पर है विलियन के और उदाहरण। भाई एक उदाहरण तो हमने पीछे वाले पेज पर ले लिया था, अब और उदाहरण भी ले लेते हैं। पानी और चीनी का घोल था जिसमें विलय हमारी चीनी थी, विलायक हमारा जल था। ये पीछे वाले पेज पर हम समझ चुके हैं। आ जाएंगे अगले उदाहरण पर। अगले उदाहरण में क्या है, एल्कोहल में आयोडीन का घोल किया गया है। अगर हम एल्कोहल आयोडीन का घोल करते हैं तो उसको कहा जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। परीक्षाओं में आया था कि भाई टिंचर ऑफ आयोडीन किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है टिंचर ऑफ आयोडीन होता है एल्कोहल में आयोडीन का घोल मिलाया जाता है। ठीक है, अब जो भी हमारा ये एल्कोहल और आयोडीन होता है, भाई एल्कोहल हमारा क्या होगा, आयोडीन हमारा क्या होगा, तो जो विलय यहां पर होगा वो आयोडीन होगा, यानी कि आयोडीन को घोला जाता है। जिसमें घोला जाता है उसको हम एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल हमारा विलायक हो जाता है। ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा में जो होता है उसको हम विलायक कहते हैं, कम मात्रा में जो होता है उसको हम विलय कहते हैं। आयोडीन को एल्कोहल में घोला गया है तो आयोडीन हमारा विलय और विलायक हो गया एल्कोहल। एक उदाहरण हो गया हमारा। आगे यहां पर है वाततित पेय, इसको कहा जाता है एरेटेड ड्रिंक्स। कोका कोला पेप्सी जो पीते हो ना उसको कहा जाता है भाई वाततित पेय। सोडा जल भी इसको कहा जाता है। अब जो हमारा वाततित पेय होता है इसमें जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो विलय हमारा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है, गैस को मिलाया जाता है। ठीक है, जिसमें मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है तो जल को हम विलायक कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम विलय कह देंगे। बहुत एक सिंपल चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि जो भी वाततित पेय होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कई बार परीक्षाओं में आया है, आगे भी आ सकता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल, अगला उदाहरण हमारे पास है वो है वायु। भाई वायु में नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%। मैंने क्या बताया था, जो ज्यादा मात्रा में होती है उसको विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में होती है उसको विलय कहेंगे। तो कम मात्रा में 21% हमारे पास ऑक्सीजन है तो ये हमारी विलय हो जाएगी, और 78% हमारे पास नाइट्रोजन होती है तो नाइट्रोजन हमारी विलायक हो जाएगी। जो भी हमारे विलयन थे उसके घटक थे विलय और विलायक, कई सारे उदाहरण हमने लेकर इसको समझ लिया है। अब जो हमारा विलयन होता है उसके कई सारे प्रकार होते हैं, उनको समझने पड़ेंगे हमें। उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
जो भी हमारा विलयन होता है उसके कुल 3 प्रकार होते हैं, एक एक करके सभी को समझेंगे। विलयन का पहला प्रकार होता है वास्तविक विलयन, ये पहला प्रकार है। अब ये वास्तविक विलयन क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। वास्तविक विलयन जो है ना, ये समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का। आसान सी परिभाषा हो गई। जैसे यहां पर हमने क्या किया, इसमें चीनी और जल का समांगी मिश्रण बना दिया, तो ये हमारा एक विलयन हो गया, वास्तविक विलयन हो गया। अब जो भी हमारा वास्तविक विलयन है ना, उसके गुणों की बात कर लेते हैं। भाई क्या क्या गुण होते हैं वास्तविक विलयन के। पहला गुण यहां पर हमें दिया गया है, विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। जिस भी चीज को घोला जाता है, जैसे यहां पर हमने क्या किया है भाई, चीनी और जल का यहां पर हमने ये वास्तविक विलयन तैयार किया है। तो जो भी हमारी चीनी है ये विलय पदार्थ है, जब वो पूरी तरह से घुल जाती है तो अलग से हमें दिखाई नहीं देती है। जो भी चीनी के कण हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं, तो इसमें है विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। जो भी घुलने के बाद चीनी के कण हैं, क्या हम उनको आंखों से देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते। अगर हम इसको देखेंगे चीनी पूरी तरह से इसमें घोलने के बाद, तो चीनी का कोई भी कण हमें दिखाई नहीं देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, नंगी आंखों द्वारा हम इसको नहीं देख सकते हैं। अगर हमें चीनी के कण देखने हैं तो उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे बात करते हैं यहां पर समांगी मिश्रण। जो भी हमारा वास्तविक विलयन है, यह हमारा एक समांगी मिश्रण होता है, यानी कि पूरी तरह से दोनों हमारे पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं वो घुले होते हैं एक दूसरे में। इसके बाद है कण पृथक नहीं कर सकते हैं। भाई जो भी कण होते हैं, हम जो भी हमारे यहां पर पदार्थ हैं, इनको किस तरह से अलग कर सकते हैं? फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके। फिल्टर पेपर से भी जो कण हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर चीनी एक बार घुल गई तो वो घुल जाती है, उसको फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद है पारदर्शी। जो भी हमारा यहां पर वास्तविक विलयन तैयार हुआ है, ये पारदर्शी होता है, यानी कि आर पार हम उसके देख सकते हैं। जल और चीनी को घोलने के बाद कांच के गिलास में डाल लो और आप देखोगे कि आर पार वाली चीजें, अगर हम एक तरफ रोशनी करते हैं तो दूसरी तरफ वो रोशनी हमें दिखाई दे जाती है। आगे यहां पर दिया है छानन विधि द्वारा इसको पृथक नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि भाई छान कर चीनी और जल को अलग अलग कर लें, नहीं किया जा सकता है भाई। आगे है स्थिर विलयन, स्थायी रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। जो भी हमारा वास्तविक विलयन होता है ये स्थिर विलयन होता है, यानी कि चीनी और जल के कण, मान लो हमने चीनी और जल को घोल दिया, कुछ देर हम इसको रखा रहने देते हैं, तो चीनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीनी नीचे की तरफ इसमें आकर बैठ जाएगी। चीनी हमेशा उसमें घुली ही रहती है, अपने आप से चीनी कभी भी अलग उससे नहीं होती है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो भी हमारा वास्तविक विलयन है वो कभी भी टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है वो आपको आगे पाठ में बता दूंगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सी जो भी हमारा वास्तविक विलयन है, इसका मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया। जो भी इसके गुण थे एक एक करके वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। विलयन का जो पहला प्रकार था उसकी सभी चीजें हमने समझ ली हैं। अब विलयन का दूसरा प्रकार क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं, ये समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। जो भी हमारा विलयन होता है उसका दूसरा प्रकार होता है यहां पर निलंबन। अब ये निलंबन क्या है, इसकी परिभाषा में हमें दिया है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय कण घुले नहीं बल्कि मध्यम को पूरे भाग में निलंबित रहते हैं। जो भी हमारा निलंबन होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का। इसमें जो भी विलय के कण होते हैं वो माध्यम में निलंबित रहते हैं, यानी कि वो सस्पेंडेड रहते हैं, बीच में घुले नहीं होते हैं, पूरी तरह से हमें दिखाई देते रहते हैं। उदाहरण इसका यहां पर ले सकते हैं, जैसे यहां पर हम क्या करते हैं भाई, रेत और जो जल है उसका यहां पर हम एक तैयार कर लेते हैं। रेत और जल का यहां पर हमने एक विलयन तैयार कर लिया। रेत के कण आप इसमें अलग अलग देख सकते हो, तो ये किस तरह का विलयन हो जाएगा, हमारा निलंबन हो जाएगा। यहां पर जो भी हमारे रेत के कण हैं वो अलग से दिखाई देते हैं और जल भी हमें अलग से दिखाई देता है। ये हमारा एक विषमांगी मिश्रण है। तो इस तरह का
का जो विषमांगी मिश्रण होता है उसको हम निलंबन कह सकते हैं। अब उदाहरण इसके यहां पर हैं, बालू और पानी का मिश्रण यानी कि रेत और पानी का मिश्रण जो यहां पर हमने तैयार किया है ये हमारा निलंबन हो जाएगा। चाक पानी का मिश्रण होता है, चाक का पाउडर बना के उसका मिश्रण कर देंगे, वो भी हमारा निलंबन ही बनता है। बात करेंगे निलंबन के यहां पर गुण क्या क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी हैं। जो भी हमारे यहां पर वास्तविक विलयन के गुण थे, निलंबन के गुण थे और कोलाइडल जो तीसरा प्रकार होता है विलयन का, इनके गुण आपको याद कर लेने हैं। निलंबन के पहले गुण में यहां पर हमें दिया है विलय कण आकार में बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं विलय के कण जो हमें आंखों से दिखाई दे जाते हैं। जैसे विलय यहां पर हमारा रेत है, विलायक हमारा जल है, तो रेत के कण आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बड़े बड़े कण होते हैं, ये आसानी से हमको दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद है नंगी आंखों से देखा जा सकता है। भाई हमें बिना सूक्ष्मदर्शी के, जैसे हमारी आंखें हैं, इन्हीं आंखों का इस्तेमाल करके जो भी यहां पर रेत के कण हैं उनको हम देख पाते हैं। आगे यहां पर है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। भाई यहां पर भी मैंने बताया है निलंबन विषमांगी मिश्रण है, यहां पर भी बता दिया है कि भाई ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। छानन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अगर हम चाहें कि छान कर इनको पृथक कर सकें, भाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रेत और पानी को अलग अलग फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर हम कर सकते हैं। अगर हम फिल्टर पेपर पर इस जल को, जो भी हमारा यहां पर निलंबन है, इसको डाल देंगे तो रेत फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, पानी उसमें से नीचे निकल जाता है, यानी कि छानन द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। इसके बाद आगे है अस्थाई विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम इस विलयन में, जो भी हमारा ये विलयन का दूसरा प्रकार है निलंबन, रेत और जल का यहां पर विषमांगी मिश्रण है, अगर हम इसको कुछ देर रखा रहने देंगे तो रेत इसमें नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको अस्थाई विलयन भी कहा जाता है। इसके बाद आगे दिया है टिंडल प्रभाव दिखाई व न दिखाई दोनों अवस्था हो सकती हैं। हो सकता है कि हमारे निलंबन में टिंडल प्रभाव दिखाई दे जाए या फिर ना भी दिखाई दे, दोनों चीजें हो सकती हैं, दिखाई भी दे सकता है और ना भी दिखाई दे सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। इसके बाद यहां पर है निलंबन में कण छन्ना कागज में से गुजर नहीं पाते हैं। जो भी रेत के कण होते हैं, छन्ना कागज यानी कि फिल्टर पेपर जो होता है, रेत के कण उसमें ऊपर रह जाते हैं, जल नीचे निकल जाता है, इनको पृथक किया जा सकता है। निलंबन क्या होता है, उदाहरण और इसके गुण सभी चीजें समझाने के बाद बात करेंगे विलयन के तीसरे प्रकार की। उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। विलयन का हमारा तीसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है कोलाइडल विलयन। ये जो तीसरा प्रकार है ये होता क्या है, उदाहरण और इसके गुण, सारी चीजों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले कोलाइडल विलयन, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा के लिए, तो इसको ध्यान से समझ लेना। इसमें हमें दिया है परिभाषा में, ऐसा विलयन जिनके कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में होता है, समांगी दिखाई देता है लेकिन असल में विषमांगी होता है। इस प्रकार का जो भी हमारा विलयन होता है उसको कोलाइडल विलयन कहा जाता है। ध्यान से समझो, जो भी इसमें हमारे विलयन के कण होते हैं, मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो भी कण होते हैं ना हमारे, वो कण विलयन और निलंबन के बीच के होते हैं। वास्तविक विलयन से बड़े कण होते हैं, ठीक है, वास्तविक विलयन से हमारे कण इसके बड़े होंगे और जो निलंबन होता है उससे छोटे कण होते हैं कोलाइडल विलयन के। जो भी कोलाइडल विलयन होता है ये देखने में कैसा होता है, समांगी दिखाई देता है, लेकिन असल में होता कैसा है, विषमांगी होता है। इस बात का ध्यान आपने रखना है। इसके बाद उदाहरण की बात कर लेते हैं। सुबह या शाम आप दूध पीते हो तो जो दूध होता है वो हमारा कोलाइडल विलयन होता है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो रक्त भी हमारा क्या होता है भाई, कोलाइडल विलयन ही होता है। इसके बाद जो भी हमारा कोलाइडल विलयन है, उदाहरण समझ लिए, अब इसके गुणों पर आ जाते हैं। ये दूध जो है ना, ये हमारा क्या है, एक कोलाइडल विलयन का उदाहरण हो गया। अब इसके गुणों पर बात करें तो सबसे पहला यहां पर हमें दिया है विलायक में कण का आकार विलयन से बड़ा होता है, निलंबन से छोटा होता है। जो भी हमारा यहां पर कण होते हैं, इसमें जो भी कण होंगे ना, उसमें आकार जो है वो निलंबन से तो छोटा होता है और विलयन से बड़ा होता है। यहां पर जो मैंने बताया था वही है, निलंबन से छोटे कण होते हैं और विलयन से, वास्तविक विलयन से
बड़े कण होते हैं। इसके बाद आगे दिया है यहां पर कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हम चाहें दूध के कणों को देखना, हमें जरूरत होगी सूक्ष्मदर्शी की। अगर हम चाहें सीधी आंखों से हम देख लें तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जो भी हमारा तीसरा बिंदु है उसमें है अपारदर्शी। दूध है, एक तरफ इसके टॉर्च आप ओपन कर लो, दूसरी तरफ रोशनी दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। यानी कि जो भी हमारा ये होता है कोलाइडल विलयन, ये अपारदर्शी होता है। आगे यहां पर दिया है स्थायी विलयन होता है। दूध को रखा रहने दो, दूध के जो कण होते हैं वो अपने आप से अलग अलग नहीं होते हैं। यानी कि ये हमारा स्थायी विलयन होता है, या फिर कण जो है वो धीरे धीरे करके नीचे इसमें अपने आप नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये स्थायी विलयन होता है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कोलाइडल विलयन में हमारा टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आप कहोगे आपने कई बार बोल लिया है टिंडल प्रभाव, ये होता क्या है ये समझाएंगे, लेकिन उससे पहले विलयन की सांद्रता को समझ लेते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, फॉर्मूले हमारे होते हैं विलयन की सांद्रता के, उनको समझने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। उसके बाद टिंडल प्रभाव को समझ लेंगे। बात करते हैं विलयन की सांद्रता की। विलयन के तीनों प्रकार हमने समझ लिए हैं। वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है। सभी गुण समझने के बाद विलयन की सांद्रता की बात कर लेते हैं। भाई विलयन की सांद्रता की परिभाषा यहां पर हमें दी गई है। किसी विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास यहां पर क्या है भाई, ये चीनी और जल का घोल है हमारे पास, ठीक है। चीनी और जल का हमारे पास ये विलयन है। तो इसमें जो भी विलेय पदार्थ है, घोलने वाला जो पदार्थ है वो चीनी है, जो भी विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा कितनी है उसी को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। अगर चीनी की मात्रा अधिक होगी तो हम कहेंगे कि जो भी विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है। अगर चीनी की मात्रा कम होगी तो विलयन की सांद्रता भी कम हो जाती है। आसान सी परिभाषा ये हो गई, उदाहरण भी मैंने आपको दिया। अब यहां पर फॉर्मूले बनते हैं। अगर हमें ज्ञात करना हो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत को, तो उसका फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। जो भी हमारा विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ जैसे यहां पर चीनी है, तो इस पदार्थ का जो भी द्रव्यमान होगा वो ऊपर रखेंगे। विलयन जो हमारा यहां पर है, कुल इसका द्रव्यमान कितना है वो नीचे रखेंगे और गुणा कर देंगे यहां पर 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत हमें मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर विलयन के आयतन द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, विलयन का आयतन प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो, तो कैसे किया जाएगा, विलेय पदार्थ का जो आयतन होता है बटे में विलयन का आयतन रखना होगा हमें, और इसको भी हम 100 से गुना कर देंगे। ये दो फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं पार्ट 2 में, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। जो भी हमारे ये दो फॉर्मूले हैं इनको प्रश्न उत्तर पर किस तरह से अप्लाई करना है, प्रश्न उत्तर वाली जो अलग से वीडियो बनाई गई है उसमें आपको समझा दिया जाएगा। अभी के लिए जो भी हमारे ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आप याद कर लो। जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर वाली वीडियो होगी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही आप प्रोवाइड कर देंगे। उसको देखकर समझ लेना कि इन फॉर्मूलों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चलो विलयन की सांद्रता को भी हमने समझ लिया, दोनों फॉर्मूले हमने समझ लिए। अब बात करेंगे टिंडल प्रभाव की। क्या होता है टिंडल प्रभाव, इसको समझने के लिए आ गए हैं हम अगले पेज पर। इसकी परिभाषा ही सब कुछ है, ये याद कर लेनी है, रट लेनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। जैसे यहां पर टिंडल प्रभाव में हमें दिया है यह प्रकाश की किरण के बिखराव की घटना है। अगर हमारी कोई भी किरण होती है, प्रकाश की किरण जो है वो सीधी जाती है, ठीक है, वो किसी कण से टकराती है। जैसे मान लो ये पीले रंग की लाइन है, ये प्रकाश की किरण है, रास्ते में यहां पर कोई कण है, ये यहां पर क्या है, एक कण है। प्रकाश की किरण इससे टकराएगी और इस तरह से चारों तरफ जो प्रकाश है ना वो बिखर जाता है। इसी प्रकाश की किरण के बिखराव की जो घटना है उसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगर हम इस परिभाषा से समझना चाहें वो भी समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण के बिखराव की घटना है जो किसी कोलाइडल विलयन में मौजूद छोटे छोटे निलंबित कणों के कारण होती है। इस घटना को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है।
जो भी हमारा कोलाइडल विलयन होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, जो भी छोटे छोटे कण होते हैं प्रकाश की किरण आती है उनसे टकराती है और बिखर जाती है। इसी को टिंडल अफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहा जाता है और टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश किरण का पथ दिखाई देने लगता है। अगर हम प्रकाश का जो पथ है, लाइट का जो पथ है वो देखना चाहते हैं तो वो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल विलयन जो होते हैं उसके कण जो होते हैं उनसे टकराती है तो टिंडल प्रभाव होता है और टिंडल प्रभाव के कारण किरण का पथ जो होता है, प्रकाश किरण का पथ, वो हमें दिखाई देने लग जाता है। इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अब उदाहरण समझो, जैसे हमारे पास यहां पर क्या है भाई, 3 शीशियां हमने ले ली हैं। पहली वाली शीशी जो है ना, ये क्या है, एक वास्तविक विलयन है। यहां से हमने एक लेजर लाइट को ऑन किया है। पहली वाली शीशी में आप देखो, जो लेजर लाइट है उसकी आपको लाइन दिखाई दे रही है। क्या आपको प्रकाश की किरण पहली वाली शीशी में दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। जो हमारा वास्तविक विलयन होता है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। अगर टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा तो इसमें जो भी यहां पर रे है, यानी कि प्रकाश किरण है, वो इसमें दिखाई नहीं देती है। दूसरा हमारा यहां पर कोलाइडल विलयन है। इसमें आप यहां पर देख सकते हो प्रकाश की किरण यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी। कोलाइडल विलयन में जो भी छोटे छोटे कण होते हैं उससे से प्रकाश किरण टकराती है और उसका रास्ता हमें दिखाई देने लग जाता है टिंडल प्रभाव की वजह से। इसके बाद हमारे पास यहां पर निलंबन है। निलंबन में भी आप देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा है, कोलाइडल विलयन या फिर निलंबन है। इसमें भी हमारे पास जो प्रकाश किरण है उसका रास्ता दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर इसका उदाहरण ले लेते हैं। टिंडल प्रभाव आपको कहां कहां पर दिखाई दे रहा होता है? अगर कमरे में हल्का धुआं है या फिर छोटे छोटे कण हैं, किसी भी कमरे में धूल भरा कमरा होता है तो उसमें आपने देखा होगा अंधेरा जो कमरा होता है, बाहर से रोशनी आ रही होती है किसी खिड़की से, तो हमें प्रकाश का जो रास्ता है वो दिखाई देता है इस तरह से। ये किस वजह से हो पाता है? कोलाइडल कणों की वजह से। कोलाइडल कण जो हैं वो प्रकाश रेखा से टकराते हैं और उसका प्रकाश रेखा जो होती है हमारी प्रकाश किरण, उसका रास्ता हमें दिखाई देने लग जाता है। यही होता है भाई टिंडल प्रभाव, और इस प्रभाव से हम इस प्रकाश किरण का रास्ता देख पा रहे हैं। उदाहरण मैंने आपको दे दिया है कहां कहां पर टिंडल प्रभाव हमें दिखता है। टिंडल प्रभाव से हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता रहा है। इसकी परिभाषा को बिल्कुल रट लेना है। इसके उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए, कौन से विलयन में जो टिंडल प्रभाव है दिखाई देता है, कौन से में नहीं दिखाई देता है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। टिंडल प्रभाव जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब पाठ का जो अगला विषय है उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। पाठ में हमारा अगला विषय आ जाता है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होने पर क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन होने पर क्या होता है, इनके बीच में अंतर क्या है, सारी चीजें इस वाले पेज पर हम समझ लेंगे। सो भौतिक परिवर्तन से संबंधित बिंदु हमें यहां पर दिए गए हैं, रासायनिक परिवर्तन से संबंधित बिंदु हमें यहां पर दिए गए हैं। भौतिक परिवर्तन में सबसे पहला बिंदु हमें दिया गया है, यह परिवर्तन अस्थायी और प्रतिवर्ती होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि कुछ देर के लिए होता है। जैसे मैंने इस पेन को, जो है ना, ये पेन है, मैंने इसको अभी लेटा रखा है, मैंने इसको खड़ा कर दिया। अगर मैं चाहूं तो इसको वापस से इस तरह से लेटा सकता हूं, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। यानी कि इसकी जो खड़ी हुई अवस्था है, लेटाने वाली अवस्था से वापस मैं इसको खड़ी हुई अवस्था में लेकर जा सकता हूं, यानी ये प्रतिवर्ती होता है। जो भी हमारी अवस्था होती है उसको हम वापस से उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे हमारे पास जल होता है ना भाई, जल को हम फ्रीजर में रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। तो हमारा जल से क्या हुआ, बर्फ बन गई। अगर हम बर्फ को बाहर रख देंगे तो वह वापस से जल बन जाएगा। तो जो भी हमारा ये परिवर्तन था जल का बर्फ में, बर्फ का जल में, ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। इसके बाद यहां पर आगे दिया है, नए उत्पादों का निर्माण नहीं होता है। कोई भी नया उत्पाद इसमें नहीं बनता है। जो हमारा यहां पर जल था, जैसे जल का उदाहरण दिया था मैंने, जल का उदाहरण मैंने जो दिया था, जल बर्फ बना तो भी उसका फॉर्मूला H2O ही था, और बर्फ से वो जल बना तो भी हमारा वो जल ही था। उसके रासायनिक उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, वो जल ही रहता है। बर्फ की अवस्था में होता है या फिर जल की अवस्था में होता है।
आगे है, इन परिवर्तनों में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। अगर हमें इसमें भौतिक परिवर्तन जब होता है तो इसमें किसी भी जो हमारी ऊर्जा है उसकी जरूरत नहीं होती है। ऊर्जा की ना तो प्राप्ति होती है ना ही ऊर्जा का अवशोषण यहां पर होता है। ऊर्जा की इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद यहां पर उदाहरण है बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन हमारा क्या है, बर्फ जो है वो पिघल रही होती है तो वो एक भौतिक परिवर्तन हो जाता है। अगर बात करें हम रासायनिक परिवर्तन की तो इसमें हमें दिया है यह परिवर्तन स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। जैसे हमारे पास कोई गैस होती है, एच से हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर H2O बना लेती हैं जो कि हमारा जल होता है। ठीक है, एक गैस है दूसरी भी गैस है लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो भाई जल बन जाता है। तो यहां पर हमारी यहां जो जल बना है ये स्थायी रहता है, ये जल हमेशा स्थायी होता है। और हम चाहें कि जल से वापस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना दें तो ये भौतिक परिवर्तन से नहीं हो सकता है, यानी कि ये अपरिवर्तनीय है, इसको वापस से उलट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है ना उसको समझो। यहां पर हमें क्या दिया है, नए उत्पादों का निर्माण होता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, यहां पर हमारे पास दो गैस हैं, ये दोनों गैस कैसी होती हैं, जो हाइड्रोजन गैस है वो भी बहुत ज्वलनशील होती है और ऑक्सीजन भी बहुत ज्वलनशील गैस होती हैं। दो गैस यहां पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाती हैं, जल जो होता है। तो इसमें जो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें नए उत्पाद बनते हैं, नए उत्पाद का निर्माण होता है। इसके बाद है, इन परिवर्तनों में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या विकसित होती है। ऊर्जा यानी कि जो भी हमारा यहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा उसमें या तो ऊर्जा की जरूरत होती है, अवशोषित होती है, या फिर उसमें से ऊर्जा हमें मिलती है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहां पर उदाहरण दिया है लकड़ी का जलना। लकड़ी को जब हम जलाते हैं, पेपर को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, ये सारे जलने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें जो ऊष्मीय ऊर्जा है यानी कि गर्मी है, हीट है, वो हमें मिलती है। तो ऊर्जा किस तरह से मिली है ये भी यहां पर हमने समझ लिया है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, दोनों चीजें समझ ली हमने। अब इसका जो अगला विषय आएगा पाठ का, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। हमने पाठ की शुरुआत में ही कहा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसकी परिभाषा भी हमने समझी थी। दो बिंदुओं में ये परिभाषा हमने सबसे पहले वाले पेज पर समझ ली थी। परिभाषा को दोबारा से नहीं बताऊंगा, आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। यहां पर मैं बात करूंगा कि जो भी हमारे शुद्ध पदार्थ हैं उनके दो प्रकार होते हैं। शुद्ध पदार्थों के जो दो प्रकार हैं उनमें से एक को हम कहते हैं भाई तत्व और दूसरे को कहते हैं यौगिक। अब जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इस चीज को हम समझ लेंगे तो पाठ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तत्व जो है ना, इस तत्व के तीन प्रकार होते हैं। तत्व का पहला प्रकार होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। हमारे पास जो भी पदार्थ हैं वो तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व के तीन प्रकार जो होते हैं पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद यौगिक को भी समझ लिया जाएगा। तो धातु, अधातु और उपधातु जो भी हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व, उसके तीन प्रकार हैं। इन तीनों को एक एक करके अगले पेज पर समझ लेंगे। सो चलते हैं अगले पेज पर। जो भी हमारी शुद्ध चीजें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के तीन प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब ये तीनों क्या हैं, इन तीनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है, इसी वाले पेज पर हम समझ लेंगे। पहले बात करेंगे धातु की। धातु का हमारा सबसे पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है, इसमें कहता है चमकदार होती हैं। जो भी हमारी धातुएं हैं वो सारी की सारी चमकीली होती हैं। जैसे सोना आपने देखा है, चांदी आपने देखा है, सभी की सभी चमकती हैं। चमकने वाली चीजें हमारी धातु हो जाएंगी। इसके बाद आगे दिया है आघातवर्धय होती हैं। जो भी हमारी चीजें हैं धातु होती हैं उन पे आघात कर करके हम उनको पतले पतले परत में बदल सकते हैं, पतली पतली शीट उनकी बनाई जा सकती हैं। आघातवर्धय का मतलब होता है उनको पीटा जा सकता है और पीट पीट कर उनको पतली पतली परतों में बदला जा सकता है। इसके बाद आगे यहां पर दिया है तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर और एल्यूमिनियम जो होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं। तो धातु होता है कॉपर, धातु होता है एल्यूमिनियम। जो भी है धातु वो तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है जिसके तार बनाए जा सकें। धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, इनमें तन्यता होती है।
इसके बाद आगे दिया है सोनोरस है। आपके स्कूल में जो घंटी लगी है वो किस प्रकार की है भाई, वो किसी धातु से बनी होती है। सोनोरस का मतलब होता है शोर करने वाले, ध्वनिक होते हैं। अगर किसी भी धातु को हम किसी चीज से टकराते हैं तो टन से करके आवाज आती है, तो ये ध्वनिक होते हैं, यानी कि आवाज करने वाले होते हैं। आगे यहां पर है ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि ऊष्मा गर्मी और जो भी बिजली होती है, विद्युत होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ये पहुंचा देते हैं। इसीलिए जो हमारे तार हैं वो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण ले लेते हैं भाई धातु के। धातु का उदाहरण सोना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे। ध्यान रखना ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। बात करेंगे अब अगला जो हमारा तत्व का प्रकार है, ये है अधातु। जो हमारे धातु के यहां पर गुण दिए गए हैं, बिल्कुल इसके विपरीत जो गुण होते हैं ना, वे अधातु के होते हैं। जैसे अधातु में क्या है, चमकदार नहीं होते हैं। आपने कोयला देखा है, कोयला अधातु होता है, तो कोयला चमकदार नहीं होता है, ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है, चमक उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये चमकदार नहीं होते हैं। आगे है आघातवर्धक नहीं होते हैं। अगर हम चाहें कि कोयले को हम पीट दे, किसी हथौड़े से मारें, उसकी हम किसी शीट में बदल दे, क्या किया जा सकता है, वो बिखर जाता है, ठीक है, तो वो आघातवर्धक भी नहीं होते हैं। तन्य नहीं होते हैं, तन्य यानी कि उनके तार भी नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर हम चाहें किसी भी कोयले के तार बनाना, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, खींचकर उनके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। जो भी हमारे अधातु हैं, ठीक है, यहां पर अधातु आएगा। इसके बाद आगे है सोनोरस या ध्वनिक नहीं होते हैं। अगर हम चाहें कोयले पर टन से मारे, मतलब किसी चीज से मारे, तो वो आवाज करेगा। धातु जो है वो तो आवाज करेंगे, लोहा आवाज करेगा, कॉपर आवाज करेगा, इसके अलावा और जो धातु हैं वो आवाज करेंगे, लेकिन अधातु कभी भी आवाज नहीं करते हैं। ये सोनोरस या फिर ध्वनिक नहीं होते हैं। इसके बाद है ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर हम चाहें ऊष्मा या फिर विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, तो वो अधातुओं से नहीं किया जा सकता। अब जो अधातु हैं उसके उदाहरण में हमारे पास ऑक्सीजन और कोयला दिए गए हैं। हमारे कौन कौन से अधातु होते हैं भाई, ऑक्सीजन भी हमारी गैस होती है, ये अधातु है, और कोयला जो होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो एक अधातु होता है। जो भी धातु और अधातु होते हैं, इनसे अलग हमारा एक तत्व और होता है जिसे उपधातु कहा जाता है। उपधातु में हमें सिर्फ एक ही बिंदु याद रखना है कि ऐसे तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। जो हमारे उपधातु होते हैं ना, वो कुछ गुण तो धातु के दर्शा देते हैं, कुछ गुण अधातु के दर्शा देते हैं, इसीलिए उनको उपधातु कहा जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण ले लेते हैं। उपधातु के उदाहरण हो जाएगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कोई दो उदाहरण अवश्य आपको याद करने हैं, ठीक है, बोरोन और सिलिकॉन आप याद कर सकते हो। तो धातु, अधातु और उपधातु जो भी हमारे शुद्ध पदार्थ तत्व के तीन प्रकार हैं, तीनों हमने समझ लिए हैं। अभी हमें यौगिक को भी समझना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। इस पेज पर आपको फिर से बताता हूं, शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में हमने धातु, अधातु और उपधातु को समझ लिया। अब बारी आ जाती है यौगिक को समझने की। जो भी हमारा यौगिक है, इसकी परिभाषा में दिया है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बने रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में एक साथ बंधे होते हैं। आप कहोगे कि भैया इसमें तो दो या दो से अधिक तत्व हो गए, तो ये तो हमारा एक मिश्रण होना चाहिए, ये शुद्ध पदार्थ कैसे हुआ? जो यौगिक है ना, ये कैसे बनता है भाई? रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। रासायनिक अभिक्रिया से जब भी कोई दो चीजें इकट्ठी होती हैं तो वो यौगिक होती हैं, और ये हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा हो गई। अब जो भी हमारा मतलब ये किसी निश्चित अनुपात में होते हैं, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। रासायनिक पदार्थ बनते हैं और निश्चित अनुपात में होते हैं, तो उनको यौगिक हम कहते हैं। अब इसके उदाहरण तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले दो बिंदु यहां पर हमें दिए गए हैं, इनको समझो। यहां पर है पदार्थों का भौतिक तरीकों से अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाई हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये जल
का निर्माण करती हैं, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। अगर हम चाहें कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो भी जल बना है, जल से वापस हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाना चाहें तो वो भौतिक तरीकों से हमें नहीं कर सकते हैं, भौतिक तरीके से ये नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है यौगिक तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर आप गुण देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण क्या है कि ये दोनों गैस हैं, ये दोनों ज्वलनशील गैस हैं, और इनसे हमारा जो यौगिक बना है जल, इसके गुण देखो बिल्कुल अलग हो गए ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वलनशील हैं और जल हमारा ज्वलनशील नहीं होता है, ये तो बल्कि आग को बुझाता है, प्यास को भी बुझाता है, आग को भी बुझाता है, तो बिल्कुल अलग गुण मिलेंगे हमें यौगिक के। इसके बाद उदाहरण यहां पर दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके पानी बनाते हैं, जो यहां पर मैंने बताया है यही उदाहरण इसका हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और पानी का निर्माण करते हैं, तो ये हमारा पानी जो है ये एक यौगिक हो गया जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। जो भी हमारा ये पाठ था, इस पाठ में हमने क्या क्या चीजें समझी भाई, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं, जो भी हमारे मिश्रण है और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं वो भी हमने समझे, विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं वो भी हमने समझ लिए हैं। सारी चीजें हमने उदाहरण सहित समझी हैं, तो पाठ जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूं जो भी विषय समझाए गए हैं सभी के सभी विषय पाठ के आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने कक्षा में पढ़ने वाले जो साथी हैं इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 9वीं की गणित और विज्ञान की जो वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारा विज्ञान वाला सब्जेक्ट है उसके अन्य जितने भी पाठ हैं सभी की हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना और किताब अपनी जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।